लग रहा है आप दोनों को देख के सर, मजा आएगा बातचीत करने में। राठी साहब, मैं ना आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आप सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए। मैं जरा कोई बात निरंजन जी नहीं। काफी देर से बैठे हैं, मैं उनसे जरा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप भी सुनेंगे मैं भी सुनूंगा, मजा आएगा उसके बाद में। चलिए निरंजन सर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला है। सर आज ना जब मैडम बोल रही थी ना, मेरे को ऐसा लगा कि एक सेक्टर के लिए तो बिल्कुल तैयार है, शायद वो जुलाई के बजट में अच्छे से आएगा, वो रियल एस्टेट है। उन्होंने भले अभी ग्रामीण हाउसिंग की बात की, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो हाउसिंग प्लान जो बता रहे थे ना रेंटेड इनकम के लिए, स्लम्स वालों के लिए, तो एक नया राउंड आपके लिए शुरू होने आ रहा है सर। सर आपकी रीडिंग क्या है? बहुत बहुत महत्व की स्टेटमेंट है, क्योंकि आज की तारीख में आप देखें तो 2023 में एक अजीब सा चेंजेस आ गए थे रियल एस्टेट मार्केट में। ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट 10 टू 12 टू 15% बढ़ोतरी हुई, इंक्रीमेंटल हो गया। लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में पहली बार लेस देन 1 to 2% ग्रोथ रहा है, तो न के बराबर अब गिना जाए तो ये तो बहुत ही नेगेटिव रहा। इसका दो कारण है मेन। जो एक जो है वो है ब्याज, इंटरेस्ट रेट्स। जो पहले ब्याज था 6.5% पे, लोग जो अफोर्डेबल सेगमेंट में ब्याज पर पैसे लेते थे उनको अफोर्डेबल लगता था। 8.5 8.7% जो आज ब्याज है हाउसिंग के ऊपर अफोर्डेबल सेगमेंट में, तो उनको सहन नहीं होती। दूसरी बात रही कि पीएमएवाई स्कीम एग्जॉस्ट हो गई। जो पहले 3 करोड़ हाउसेस, जो उसमें से 1.1 करोड़ घर जो अर्बन एरियाज के थे, उनके पैसे एग्जॉस्ट हो गए। तो उस हिसाब से आगे कोई स्कीम नहीं था जहां पीएमएवाई स्कीम की कंटिन्यूटी रही। तो इसलिए ये बहुत महत्व की बात है कि ये नया स्कीम जारी किया जाए। उसमें अर्बन और रूरल दोनों मिक्स है। उसमें जे 20 मिलियन हाउसेस, 2 करोड़ घर बोल रहे हैं आगे पीएमएवाई स्कीम में होगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अफोर्डेबल सेगमेंट की ग्रोथ और तरक्की के लिए। तो इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इंटरेस्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने के कारण ये सेगमेंट को बहुत ही नुकसानदारी पड़ा है। तो ये दोनों बात है। थर्ड बात जो मैं समझता हूँ वो है कि ओवरऑल जो जीडीपी का, आई मीन ओवरऑल जो इन्फ्लेशन कंट्रोल किया है, उन्होंने कंट्रोल कर पाया है, तो दैट इज एट 5.1%। और वो कंट्रोल करने के कारण ज्यादा पैसे रहेंगे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, तो वो पैसे हाउसिंग में भी आ सकते हैं, रेजिडेंशियल हाउसिंग, कमर्शियल हाउसिंग। तो वहां भी काफी अच्छा रहेगा कि ज्यादा पैसे ये सेक्टर में आ सकते हैं, और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 260 इंडस्ट्रीज में इफेक्ट होता है, क्योंकि और एम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा रहता है। तो मेरे अंदाज से ये बहुत ही महत्व की स्टेटमेंट रही है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेशली, बट ओवरऑल रियल एस्टेट के लिए लाभकारी रहेगा। बढ़िया रहा सर। ठीक है सर, बने रहिए सर, हम राठी जी के पास चलेंगे। राठी जी, बजट को बड़ा सराहा जा रहा है और इंफ्रा पे जिस तरह की कैपेक्स की उम्मीद करके हम चल रहे थे, कैपेक्स उसी तरह का आया है, तो निश्चित तौर पर ये बूस्ट करने वाला है। आपको सर बजट किस तरह का लगा और सबसे अच्छी चीज़ उसमें क्या लगी आपको? देखिए, जैसे हमारे दोस्त निरंजन भाई ने बोला कि जो फिस्कल डेफिसिट है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि गवर्नमेंट का डेफिसिट क्या है और कितनी बोरोइंग्स कर रही है। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इनकी बोरोइंग पिछले वर्ष से कम हो रही है। फिस्कल डेफिसिट में 5.8 से 5.1 में लाने की बात हो रही है, वो बहुत बड़ा स्कोप। तो उसके कारण फंड्स अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्रोथ के लिए इंटरेस्ट रेट। जैसे नीरज भाई ने कहा कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगी तो नया इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आएगा और कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी होगी। और पर्टिकुलरली रियल एस्टेट है या ऑटोमोबाइल्स है, उनमें इंटरेस्ट रेट का बड़ा इफेक्ट होता है। तो इसके कारण ही आज देखिए इमीडिएट मार्केट में रिएक्शन हुआ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो है 5 पैसे से लेकर 10 पैसे के बीच में इंटरेस्ट रेट कम होगी। तो ये इस बजट से एक तरफ तो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे हैं जिसके कारण ग्रोथ आएगी। मकानों की प्राइम मिनिस्टर स्कीम में इतने मकान बढ़ा रहे हैं, तो ये सबका डेवलपमेंट साइड में इफेक्ट होगा। और इस साइड में जब इंटरेस्ट की रेट कम होगी, जो मेरा मानना है कि अगले 1 साल में इंटरेस्ट की दरें यहाँ से कम से कम 1% नीचे आनी चाहिए, तो उसका जो है इकोनॉमी का सबसे बड़ा फायदा उससे।
हीरानंदानी जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, चूंकि हाउसिंग को लेकर तो बड़े ऐलान हुए हैं, लेकिन पिछला एक साल अगर हम देखेंगे तो रियल एस्टेट के लिए ड्रीम रन की तरह रहा है। इस अप साइकिल को आप किस तरह से देख रहे हैं, कब तक ये जाएगा, और आपको क्या लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट वाला फैक्टर थोड़ा प्रभावित करेगा 2024 में, या फिर जिस तरह की डिमांड हमने देखी है, जिस तरह के प्री सेल्स के नंबर देखे हैं, 2024 भी उसी तरह का साल होगा? तो हमारी जो एंटिसिपेशन रही है, जैसे आनंद जी ने बताया कि ये तेजी का जो समय है वो काफी आगे जाहिर रहने वाला है। मेरे अंदाज से रियल एस्टेट मार्केट को इस साल 2024 में लगभग 10 to 15% ग्रोथ होने वाले है। और वो ये अब तक टियर 1 सिटीज में ज्यादा रहा है, अब टियर 2 टियर 3 सिटीज भी शुरुआत हो गई है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूं कि उनकी डिमांड भी अभी बढ़ सकती है। सेकंड बात है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप देखिए मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास अगले 2 साल के अंदर 300 किलोमीटर मेट्रो स्टार्ट करेंगे। 300 किलोमीटर, तो आप सोचिए कि इसका कितना अंतर आएगा मुंबई शहर में। दूसरी बात रही MTHL कॉरिडोर, जो अब पनवेल और नया एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रही है, वो पूरा एरिया खुल जा रहा है, उसमें भी काफी रियल एस्टेट का काम जारी है। तो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स होते हैं, तब उनका मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑटोमेटिकली रियल एस्टेट पर आता है और उसके और डेवलपमेंट का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहे। जैसे दिल्ली जैसे गुड़गांव बन गया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा बन गया, वैसे ही मैं समझता हूँ मुंबई एरिया के हिसाब से बाहर के जो पनवेल एरिया है, कर्जत एरिया है, ये सब एरिया की बढ़ोतरी आप देखेंगे इक्विवेलेंट टू जो है। तो अगले साल में मैं समझता हूं कि ये इंक्रीमेंटल तो और तेजी से चलेगी रियल एस्टेट में। और अफोर्डेबल हाउसिंग की देखभाल किया जाए PMAY के स्कीम के अंदर, तो फिर अफोर्डेबल हाउसिंग का भी उतने ही तेजी से जारी हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और अच्छा रहेगा पूरे देश के लिए। हीरानंदानी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। सर, आखिर में ये जरा बताते हुए जाइए कि 10 में से नंबर कितने देंगे आप बजट को? ये बजट तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। उसमें कारण ये है कि उसमें बदलाव नहीं आए, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन क्लियर किया है। डेफिसिट कंट्रोल, आगे का इन्वेस्टमेंट, कौन से सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देंगे और कहां बढ़ोतरी करेंगे, और ये सब एक साथ में उन्होंने जारी किया है कि हमारे नेक्स्ट बजट में ये डायरेक्शन में हम जाएंगे और अगले 5 साल में हम कहां पहुंचना चाहते हैं और विकसित भारत हम कैसे करेंगे, उसकी भी रास्ता दिखाया। तो मेरे अंदाज से तो ये 9 आउट ऑफ 10, मैंने हाईएस्ट कभी अभी तक इनको नहीं दिया है। ये स्टेटमेंट जो उनके द्वारा आया है, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ 9 to 10। सर, इससे पहले आपने मार्क्स कितने दिए? 8, 7 इस तरह के मार्क्स दिए हुए हैं आपने? हाँ जी, इससे पहले आपने कभी 8, 7 ऐसे मार्क्स भी दिए मैडम को? हाँ, मैं निर्मल जी को? 8 से ज्यादा अभी तक दिया नहीं था, क्योंकि हमारी अपेक्षा हमेशा रही है। इस बजट में ये तो इंटरिम बजट पर इतना सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया, ये तो मैं बिलीव ही नहीं करता था। मैं समझता था 1-2 आइटम वो कह देंगी, इन्हें तो पूरे 5 साल का और दौरा का डायरेक्शन दे दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। मेरे अंदाज से ये बहुत ही बड़ी बात है और इंडस्ट्री इसके कारण इन्वेस्टमेंट और भी कर सकती है, क्योंकि नहीं तो वो हिचकिचाते थे कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या गवर्नमेंट के माइंड में क्या है। अभी उन्होंने ट्रांसपेरेंटली टेबल ऊपर रख दी, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने खुल के अपनी बात रखी है और इस बार सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम की तरफ से मैं भी शुक्रिया अदा कर देता हूं आपको कि आपने उनको इस बार अच्छे मार्क्स दे दिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी, थैंक यू वेरी मच। राठी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस बार हमको ऐसा लगता नहीं था कि मैडम रेलवे को लेकर इतना स्पेसिफिक और बोलेंगी। उन्होंने 40,000 बोगी की बात बोल दी, 3 रेल कॉरिडोर की बात में बोल दी। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद रेलवे गवर्नमेंट की थीम से पूरी तरह से उनका मन मुताबिक नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसका मतलब फिर शेयर में भी अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है सर। है कि इन्होंने बहुत अच्छी एक टर्म GDP का उनका मतलब बताया कि गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। देखिए, हर बजट में देखने को मिलता है कि भाई किस तरह की एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हो, किस तरह की ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है
तो उसके कारण कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन होती है। तो रेलवेज के 3 कॉरिडोर जो अनाउंस किए, ये रियली ग्रेट है, क्योंकि चाहे रोड करो चाहे रेल करो, किसी या सी रूट से करो, रिवर रूट से करो, वाटर रूट, इन सबको एफिशिएंट करने से आपकी कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स, बिकॉज लॉजिस्टिक्स इज ए बिग कॉस्ट इन अ कंट्री लाइक आवर, इतनी बड़ी कंट्री है, तो उसको कम करना एक हमेशा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और है। और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं, चाहे रोड में इन्वेस्ट करें चाहे रेलवे में करें, पर्पस क्या है कि भाई जो मूवमेंट की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट है वो कैसे कम हो, और हो रही है। आप देखिए, जब दिल्ली से बंबई ट्रक अगर 12 घंटे में आने लगेगा, जो बता रहे हैं, परसों तरसों में गडकरी जी के साथ था नागपुर में, तो बिल्कुल काम चल रहा है कि भाई वो हो जाएगा। तो आप देखिए, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल प्राइस बढ़ने के बाद भी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती है, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाती है। आज फास्ट ट्रैक जैसे क्या, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, फास्ट ट्रैक करने से सारे मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री, एक फास्ट ट्रैक टिकट से आप सारे दुनिया हिंदुस्तान में जा सकते हैं। कितनी सेविंग हुई होगी इसकी? कम से कम मेरा मानना 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में उससे सेविंग आएगी। तो इन चीजों पे इस बजट में ध्यान दिया, इस सरकार ने ध्यान दिया है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा डेवलपमेंट इसी एंगल से किया जा रहा है कि एक तो कन्वीनियंस बढ़े और दूसरी बात ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर आप भी मार्क्स दे जाइए, मैम को कितने मार्क्स दोगे आप? बिल्कुल 9 तो देंगे। ठीक है। देखिए, इसके 2 पार्ट है बजट के। हाँ हाँ एक पार्ट है बजट, मतलब अकाउंटिंग और क्या किया, सेकंड इज द टैक्स प्रपोजल। चूंकि इंटरिम बजट रहा, टैक्स प्रपोजल में तो कुछ करना ही नहीं था और अच्छा नहीं किया। पहले का होता आया कि उसमें भी चेंजेस किए, इस बार इन्होंने कहा भी नहीं, इनको हम पूरी दृष्टि से करेंगे, हाफ हार्टेड कुछ नहीं करेंगे। हाँ। दैट्स वेरी गुड। तो उसमें मैं कहूंगा उस पार्ट में 10 बाई 10 है कि क्यों कुछ किया नहीं। इसमें जो है, हाँ। डेफिनेटली जो बजट का प्रेजेंटेशन आप देखिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बाद भी आपकी, और रेवेन्यू अगर आप देखें 10.5% के आसपास इन्होंने नॉमिनल ग्रोथ गिनी है। मेरे मान में ये बजट कंजर्वेटिव है, ये रेवेन्यू जो प्रोजेक्ट की उससे ज्यादा आएगी, और मुझे लगता है कि सरकार के पास और कैपेसिटी रहेगी टू स्पेंड मोर, तो इसलिए उसमें डेफिनेटली 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर, वापस जल्दी मुलाकात होती है। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, हेल्दी और वेल्दी रहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर।